हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। देखिए, पिछली जो वीडियोज़ हैं हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो अगर उसमें देखा जाए तो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है। हम लोगों ने ये चीज़ को पढ़ लिया था कि शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को क्या कहा जाता है, तो स्त्री को क्या कहते हैं, तो पुरुष का अर्धांगिनी कहते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग वीडियोज़ में देखते हैं कि जो जवालोपनिषद है, ठीक है, इस जवालोपनिषद में चारों आश्रमों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, जवालोपनिषद में चारों आश्रमों के बारे में उल्लेख मिलता है। सबसे जो पुराना और प्रामाणिक जो ग्रंथ है वह मनुस्मृति है, और मनुस्मृति का जो रचना काल है वह शुंग काल में रचा गया है। यानी शुंग काल का ग्रंथ कौन सा है, तो मनुस्मृति ग्रंथ है। नारद स्मृति में गुप्त शासक के बारे में या गुप्त युग के बारे में पता चलता है। ठीक है, नारद स्मृति में किसके बारे में पता चलता है, तो गुप्त युग के बारे में। और मनुस्मृति ये शुंग काल में किसका ग्रंथ है, तो मनुस्मृति है। ठीक है, उसके बाद अगला देखें तो जातक एक पुस्तक है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। जातक जो पुस्तक है उसमें गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कहानी है। और हीनयान जो है वह प्रमुख कथा वस्तु है, यानी इसमें कथा वगैरह है। तो इसमें कैसा कथा है उसके बारे में अगर जाने तो जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में कथा है। अनेक कथा है जीवन चरित्र के बारे में कि उसका जीवन चरित्र कैसा था। उसके बारे में अगर हम लोग देखें कि जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आगम कहा जाता है। जैन का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र पुस्तक है या कल्पसूत्र से उसका प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में है। ठीक है, जैन ग्रंथ का क्या है, तो जैन का ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें महावीर के जीवन की कृतियों तथा अन्य समकालीन इतिहासकारों के साथ में या राजाओं के साथ में उनका संबंध का विवरण मिलता है। इनका संबंध कैसा है था, वो राजा महाराजा के साथ में किस तरीक़ा से रहते थे। उसके बाद अगर देखें तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं चाणक्य हैं। चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं या विष्णुगुप्त कहते हैं। यह तीन नाम से अगर पूछे तो किसको कहते हैं, तो चाणक्य को ही कहते हैं। चाणक्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह एक राजनीतिक पुस्तक है। पुस्तक कैसा है, तो राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक राजनीतिक है। इस राजनीतिक पुस्तक में अगर हम बात करें तो 15 अधिकरण है, यानी 15 चैप्टर है, 180 प्रकरण है। ठीक है, जिसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है कि मौर्य काल का इतिहास कैसा था। आपको पता भी होगा कि चाणक्य ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की पद दिलाई थी। ठीक है, अपनी कूटनीति से। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो किसने किया था, तो कल्हण के द्वारा किया गया था। और इसका पुस्तक है एक राजतरंगिणी, जिसको 8 तरंग हम लोग कहते हैं। राजतरंगिणी को क्या कहते हैं, तो 8 तरंग कहते हैं, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। ठीक है, राजतरंगिणी में किसका इतिहास है, तो कश्मीर का इतिहास है। और एक पुस्तक और है जो अरब के अगर सिंध विजय का वृत्तांत अगर बताता है तो कौन बताता है, तो जिसका नाम है चचनामा। ठीक है, चचनामा में अरब विजय जो है, अरब में सिंध के पर विजय उन लोगों ने कैसे प्राप्त किया उसके बारे में है। इसका जो लेखक है अली अहमद है, यह लूसेंट के अनुसार है। ठीक है, चूँकि हम लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट में अली अहमद बताता है, चूँकि जहाँ तहाँ लिखता है कि चचनामा के लेखक कौन है इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। उसके बाद अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक है, जिसका लेखक पाणिनि है। मौर्य काल के पहले का इतिहास इससे पता चलता है। और मौर्य काल के समय में राजनीतिक अवस्था कैसा था इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वह अष्टाध्यायी से मिलती है। उसके बाद अगर देखें कि अगला जो चैप्टर रहता है वो कहता है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। चूँकि आप इतिहास के स्रोत में देखे होंगे कि विदेशियों से मिलने वाले प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं, तो वो ये आते हैं, जिसमें पहला आता है यूनानी और रोमन लेखक। ठीक है, यूनानी और रोमन लेखक कौन कौन है उसके बारे में जो पहली बार जानकारी मिलती है अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है टेसियस जो था, ठीक है, टेसियस के बारे में अगर देखें सबसे पहला यूनानी कौन है, तो टेसियस है। यह जो है ईरान का राजवैद था। टेसियस क्या था, तो ईरान का राजवैद था जो भारत में आया था। और जो भारत में आया तो भारत का विवरण जो इतना आश्चर्यजनक लिख दिया ना, जिसको कहते हैं कि बढ़ा चढ़ा करके लिख देना, जिसलिए अविश्वसनीय होता है कि इसका जानकारी समझ में नहीं आता है कि क्या ये दिया है, कितना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा हेरोडोटस। जब आपको पता होगा कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका लिखी है। ठीक है, हिस्टोरिका लिखे, हिस्टोरिका में जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, यानी ईसा के जन्म के 5वीं शताब्दी जो 505वीं शताब्दी है उसका पहले इन्होंने फारस के बारे में और भारत के बारे में, जो अभी फारस समझते हैं उसको जो अभी है वो ईरान है, पहले फारस था जिसको अभी हम लोग ईरान कहते हैं, इसके संबंध के बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि इनका संबंध किस तरीक़ा से था।
लेकिन हेरोडोटस का भी जो जानकारी है ना उसी टेसियस की तरह है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने अफवाह डाल दिया है इसमें, जिसके कारण इसको भी मान्यता उतना अब जो कहिए उस तरीक़े से रह जाता है। उसके बाद सिकंदर के साथ भारत आने वालों लेखकों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो निरियाकस थे, अनिस्क्रिस्टस थे और स्टीरोबुलस थे। क्या थे? तो एरिस्टोबुलस थे। ये सब प्रमाणिक इतिहासकार हैं, ठीक है, जब भारत आए और लेखक हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। उसके बाद आता है मेगास्थनीज। आपको पता होगा कि मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। जब सेल्यूकस निकेटस जो है अपनी बेटी से जब मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करके जब लौट गया था 500 हाथी को लेकर के, तब उसने मेगास्थनीज को भेजा था यहाँ राजदूत के रूप में कि आप वहाँ जाइए और राजदूत के रूप में वहाँ पे रहिए, और उसका आश्रय चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज दरबार में दिया था। और जब यहाँ आया तो उसने अपनी पुस्तक लिखा इंडिका, जरा में मौर्य काल के इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा था। इसने ही लिखा था कि यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है यहाँ लिखने पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लिखना लोग नहीं चाहता है, इसी जगह पे कहा था। उसके बाद पचमा आता है डायमेकस। डायमेकस जो था सीरिया का एक राजा थे, एंथियोकस उसका राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद आता है इसका जो विवरण है वह भी मौर्य काल से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं डायोनेशियस। ये डायोनेशियस जो था मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडोफस, जिसको कहते हैं फिलाडेल्फिया फिलाडोफस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक कौन था? तो वही बिंदुसार का बेटा था, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो इसके बाद दूसरी शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, दूसरी ईस्वी में क्या है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती हो गया है कि इतने लिखा गया है, ठीक है, जो कि इतने ये है नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं इत्सिन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप सुधार लीजिएगा, इसको इत्सिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, इत्सिन, ठीक है। इत्सिन जो है वह ये आया था भारत में और इसी ने भारत का भूगोल नामक किताब लिखी थी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसने दूसरी शताब्दी में, दोस्तों यहाँ पे इतने नहीं है, यहाँ पे क्या है तो इसने है, ठीक है। शतमा में क्या है? इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, और ये भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्लिनी, प्लिनी नहीं टॉलेमी नाम था। क्या था? तो टॉलेमी था जिसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक करते चलिएगा। उसके बाद आता है प्लिनी जो था इसने पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखा था। क्या लिखा? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखा जिसमें भारतीय पेड़ पौधे खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद जो लास्ट किताब आता है वह पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता कि इस पुस्तक को लिखा किसने, ठीक है। इसमें 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर में एक यात्री आया था, उससे पता चलता है कि 80 ईसा पूर्व में आया और उस पुस्तक को लिखा, लेकिन किसने लिखा उसका नाम आज तक पता नहीं चलता, और भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दे देता है। अगला जो हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे वो चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि चीनी लेखक भारत में कौन कौन थे, ठीक है। चीनी लेखक के बारे में आगे हम लोग पढ़ लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करते चलिएगा। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।